नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की एक बार फिर से करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद राजनीति गर्मा गई है जिसमें उन्होंने सोना ना खरीदने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की थी और कई बड़ी अपील थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई और लगातार सवाल पूछा गया कि आखिर उस चुनावी रैली में क्यों बचत नहीं की गई और जनता पर अब सारा दामोदार क्यों डाला जा रहा है। कई सवाल, लेकिन आज बीजेपी आई सामने, कांग्रेस को जवाब दिया गया। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश यात्रा पर सवाल उठाया कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो पूरा ब्यौरा दिया गया कि 60 करोड़ खर्च हो जाते हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन वैश्विक संकट के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या जनता पर ही मार पड़ने वाली है या फिर कोई और रास्ता निकलने वाला है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब कई प्रधानमंत्री रहे तो जनता से अपील की गई वैश्विक संकट के दौरान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता से अपील की है। राजनीति है तो चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा के लिए स्वागत कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। विजय कौशिक साहब हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर। विजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं बात पते की में एक बार फिर से। बिनू मेनन साहब हैं बीजेपी के लीडर। बिनू साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मोहम्मद अली साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। कौशिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आरोप लगाया है। क्योंकि कांग्रेस ये सवाल पूछ रही थी कि विदेश यात्रा पर जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मना कर रहे हैं, लेकिन खुद विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इसके एवज में हमने देखा कि संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि 60 करोड़ खर्च हो जाते हैं उनकी विदेश यात्रा में, लेकिन कांग्रेस चूं तक नहीं करती है। मोदी जी की विदेश यात्राओं पर तो हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, हजारों करोड़। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मोदी जी ने कहा कि वो विदेश यात्राएं इसलिए करते हैं ताकि विदेशी पूंजी निवेश आए, देश की तरक्की हो, तो उस हिसाब से तो ना तो विदेशी पूंजी निवेश आया, ना ही कोई तरक्की हुई। उल्टा आज देश संकट में फंस गया है। इसके लिए मोदी सरकार ही जिम्मेवार है। पहली बात। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन देश के बुरे दिन आने की आहट उसी समय से शुरू हो गई थी जब इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम घटने शुरू हुए, जो कि कांग्रेस सरकार के समय में $140 तक पहुंच गए थे। और उस समय भी 70 रुपए लीटर पेट्रोल कांग्रेस सरकार के समय में मिला था। वहीं मोदी राज में घटते 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 $30 प्रति बैरल तक भी रेट आए, लेकिन मोदी जी हर बार टैक्स बढ़ाते रहे। और 2014 से लेकर अब तक जो पेट्रोल डीजल के नाम पर टैक्स की लूट है वो लगातार चली आ रही थी। और अब सरकार के मुताबिक महीने 2 महीने का संकट क्या आया कि सरकार बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। इसके पीछे कई कारण हैं। विदेश नीति फेल होना, नंबर 2 कि जो हमारा आयात, वो मोदी राज में रिकॉर्ड तोड़ आयात बढ़ा है। जो पार्टी स्वदेशी की बात करती थी, जो विपक्ष में रहते हुए 49% विदेशी पूंजी निवेश के खिलाफ खड़ी हो जाती थी डंडा लेकर, आज उसने बहुत से क्षेत्रों में 100% विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी है। और अभी हाल ही में बीमा सेक्टर में भी दी है। तो इस सरकार की जो असलियत है वो कहने के लिए कुछ और है, लेकिन हकीकत देश को बर्बाद करने की है। इसलिए देश बर्बाद हो रहा है। चलिए ठीक है। बिनू मेनन साहब, पहला कमेंट मैंने इसलिए कांग्रेस का लिया क्योंकि बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर करोड़ों का खर्च बताया। लेकिन जो कौशिक साहब सवाल पूछ रहे हैं कि जनता ही क्यों, जनता पर मार पड़ रही है इस वक्त, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये अपील कर रहे हैं तो विदेश नीति सही होनी चाहिए थी। तमाम बातें कांग्रेस कह रही है, जवाब दीजिएगा। जी देखिए, सबसे पहले देखिए इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर रहता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो करनी कथनी में इनके कोई अंतर नहीं है। जैसा वो कहते हैं, जैसा इंप्लीमेंटेशन अपने ऊपर लाते हैं, वैसा ही देश के बाकी जनता के ऊपर लाने का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 2013 में कोई वर्ल्ड क्राइसिस नहीं था, इसके बावजूद 8 PM से 8 AM तक जो है पेट्रोल पंप्स बंद रहे और लोगों से अपील किया गया पेट्रोल के इस्तेमाल को कम करने के लिए। और इसी दौरान की मैं आपको RTI रिपोर्ट बता रहा हूं जिसमें सोनिया गांधी जी की काफिले में 10 गाड़ियां होती हैं और 2013 में जो है एक्स्ट्रा एक गाड़ी रेंज रोवर ऐड कर लिया जाता है। ये RTI रिपोर्ट के बेसिस में है। आज अगर आप प्रधानमंत्री जी ने अगर गाड़ियां कम करने का, अगर उनके इस्तेमाल को कम करने की बात कही
तो उन्होंने अपने काफिले को 50% कम किया और बीजेपी शासित प्रदेशों में सबने इस चीज को इंप्लीमेंटेशन में ले आए। तो ये होता है करनी, जैसा आप चाहते हैं वैसा उसको इंप्लीमेंट करने के काम करते हैं। और जहां तक ये फॉरेन ट्रिप्स की बात करते हैं, देखिए 642 करोड़ जो है मनमोहन सिंह जी ने खर्च किया, और कितने ट्रिप्स में? सिर्फ 62 फॉरेन ट्रिप्स में। और मोदी जी का जो आंकड़ा है 99 ट्रिप्स में 815 करोड़ खर्च हुआ था। तो आप एवरेज देख लीजिए, टाइम 2004 से 2014 के 62 ट्रिप्स में 642 करोड़ खर्च करते हैं, और क्या फ्रूटफुल नतीजा आया मुझे बता दीजिए। देश फ्रजाइल 5 में था, ये आज कहते हैं अच्छे दिन आए कि नहीं आए, तो देश फ्रजाइल 5 में था, आज देश फैंटास्टिक 5 में है। आज अगर देश जो है जापान सबको पछाड़ कर अगर आगे बढ़ता है इकोनॉमिक स्टेटस में, तो ये देश का उन्नति है। और इन्होंने बड़े रेट को कंट्रोल करने की बात कही। कैसे रेट को कंट्रोल किया? रेट को कंट्रोल करना कैसे किया? 350 लाख करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड साइन करवा के, जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा कि आने वाले जनरेशन के ऊपर हम कर्जा दे रहे हैं। और इनके टाइम पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, 2004 से 2014 के टाइम पे जो फ्यूल प्राइसेस में 122% इंक्रीज आया है। तो किस बात की कर रहे हैं? ना महंगाई कंट्रोल कर पाए, ना ऑयल बॉन्ड करके आगे आने वाली नस्लों को, आगे आने वाली जनरेशन को ये कर्जे में डुबा के चले गए। आज हमारा देश कर्जे में नहीं है। आज आप देखिए पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अमेरिका में 20% इंक्रीज है फ्यूल में। क्या देश में फ्यूल के चार्जेस बढ़े? नहीं बढ़े। और उल्टा एलपीजी का उत्पाद जो है 34,000 से 54,000 में ला दिया। तो ये क्राइसिस के मैनेजमेंट है। आज कोई आप आपदा ना होने के बाद भी आप देश में क्राइसिस क्रिएट करते हो। लेकिन मिसमैनेजमेंट करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया। अली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जवाहरलाल नेहरू हो या फिर इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी हो, जब हमने देखा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो अपील की गई है, चाहे फिर सोना दान करने की हो या फिर तमाम चीजें हो। और इतिहास गवाह है, जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो ऐसी सिचुएशन होती है। क्योंकि देखिए वर्ल्ड सिनेरियो अलग होता है। अपनी विदेश नीति की बात हो या फिर हम चाहे फिर पावरफुल कंट्री की बात करें और हम कितने दमदार दुनिया में बनकर बैठे हैं उसकी बात करें, तो वर्ल्ड सिनेरियो इस वक्त अलग है। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए अपील है ये, और अपील अगर आप मानेंगे तो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए ही ठीक होगा। अली साहब। बिल्कुल हर्ष जी, देखिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है वो देश हित में है, लेकिन इसमें तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आपने देखा होगा जब से ये अपील हुई है उससे पहले 11 मई को रक्षा मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो चाहे तेल को लेकर कहा हो या फिर तमाम ऐसी रसोई गैस है और चीजें हैं जिनको लेकर उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की है लोगों से, और देखिए जब संकट आता है, अगर परिवार में संकट आता है तो एक अभिभावक के रूप में जो परिवार का बड़ा सदस्य होता है वो भी इस तरीके की अपील करता है कि जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। और शायद यही एक वजह है कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने लोगों से अपील की है। लेकिन इस अपील के बाद लोगों में कहीं कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही, क्योंकि अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, आम जनता की बात करें, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे मेरे पास जो एक बाइक है, मैं एक बाइक से अपना रोजगार कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसको खड़ा कर देता हूँ तो फिर रोजगार नहीं हो पाएगा। किसानों की मैं बात करूँ, अगर किसानों से भी कहा गया है जो खाद है उसको 50% कम कर लिया जाए, तो जो उनकी फसलें हैं, जिस फसल को हमें खाद की पूरी मात्रा में जरूरत है, अगर वो बिल्कुल, यानी अली साहब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील को किसी ने नकारा नहीं है, सभी मान रहे हैं। लेकिन जो जिस सेक्टर के लिए अपील की गई है उसमें जो भार पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा कहा जा रहा है कि हाँ उसमें थोड़ी राहत दी जाए। खैर ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त बता पाएगा। लेकिन विजय कौशिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए ये अपील है और जब ऐसा वैश्विक संकट आता है तो हमने देखा है कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठकर फैसला भी लेता है। हालांकि ये जो सर्वदलीय मीटिंग की आपने बात की थी और ये कहा गया था कि इस पर मुद्दा उठाया जाए, इस पर बातचीत की जाए, अभी सरकार इस पर फैसला लेगी। लेकिन हम देख रहे हैं ना वैश्विक संकट तो है, और भारत ने जिस तरीके से कोविड काल में मैनेजमेंट किया, अगर इस वैश्विक संकट में मैनेजमेंट कर रहा है और विपक्ष का साथ चाह रहा है तो उसमें गुरेज क्या है? पहली बात तो कोविड काल में से देश को बर्बाद करने का काम भाजपा सरकार ने किया, कोई मैनेज नहीं किया। यहाँ अगर कोरोना फैला तो मोदी सरकार की मेहरबानी से फैला। ये वो वेरिएंट था जो कि
वैक्सीन लगाने के वो बाद सिर्फ पैदा हुआ भारत इस में नहीं देश था के ना अंदर। कौशिक साहब, वो भारत में नहीं था। आप ही कह रहे हैं कि जो कोविड फैला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से फैला। ये तो पूरी तरीके से हाँ, बात गलत हो गई कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र ना मोदी ना ना कोविड ना ले ना आए। ना। फिर हर्ष भाई, आपको शायद जानकारी में नहीं है, भारत के अंदर कभी कोई कोविड नहीं फैला था। जो डेल्टा वेरिएंट फैला यहाँ पर, डेल्टा 1 जिसका नाम बाद में रखा गया था, उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं दूसरे, उन्होंने इसका नाम इंडियन वेरिएंट रखा था, जिसका भारत ने विरोध किया था। तब इसका नाम डेल्टा वेरिएंट किया गया था, क्योंकि WHO ने शुरुआत में ही कह दिया था कि जो कोरोना का वायरस है म्यूटेंट कर जाता है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन सकती। बावजूद इसके एक फर्जी वैक्सीन आधार पूनावाला की लोगों को लगाई गई, जिसके चलते उसके चलिए ठीक है, ये आप अगर हम मुझे नई जानकारी दे रहे हैं सर कि फर्जी वैक्सीन है या कैसे लगाएगा। बिनोद साहब अरे आप जवाब दीजिए। सुनो मैं हर्ष कोविड भाई, पे सुनो जवाब में देता हूँ, सुनो उत्तर दिया आऊंगा वैश्विक संकट पे। हाँ देखिए बिनोद साहब। देखिए मैं जो है ये कई डिबेट्स में जो है, आज कौशिक जी ने इस बात को बोल दिया। मैं कई डिबेट्स में, कई कॉन्क्लेव्स में बोल चुका हूं यही बात जो आज कौशिक जी ने बोला कि कांग्रेस ने आज तक चाइना के ऊपर सवाल नहीं उठाया। इन्होंने बड़ी जल्दी इंडियन वेरिएंट ये बोला। वो उसका कारण मैं आपको दिखाता हूं। ये है कारण, ये इंडियन वेरिएंट बनने का कारण ये है। ये डोकलाम के टाइम पे जो राहुल गांधी जी चुपके से जो मिलके आते हैं डोकलाम स्टैंड ऑफ के टाइम पे चाइना के साथ, चाइनीज अपने काउंटर पार्ट से वहां पे जो मिलके आते हैं, वो प्रेम जो इनको राजीव गांधी फाउंडेशन से जो पे चंदा जो चाइनीज गवर्नमेंट से मिलता है, ये उसका प्रेम है। जो ये कभी भी एलिगेशन चाइना पर नहीं लगाया, इन्होंने कभी नहीं लगाया, आज भी नहीं लगाया। आज बड़ी जल्दी इन्होंने इंडियन वेरिएंट बोल दिया। और वैक्सीन की जहां तक बात है, भारत ने सक्सेसफुली इसको वैक्सीनेशन लगाया भी और दूसरे देशों को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा। और इस बात को यूएन ने सराहा भी है, इस मैनेजमेंट को सराहा है। और यूएन ने WHO ने यूएस को हमारे पैटर्न जो बड़े व्यवस्थित वे में बुजुर्गों को पहले, बच्चों को फिर मध्य उम्र के लोगों को जिस पैटर्न में लगाया गया, उसको सराहने का काम किया। और जैसे मैंने बताया भाई, इनके टाइम पर 122% फ्यूल इंक्रीज रहा। तो 2004 में जो फ्यूल का प्राइस 33 रुपीज था, वो बढ़कर 72% हुआ। इनके मैनेजमेंट में ये कमी नहीं। विपक्षी पार्टी एक और बात कह रही है, क्योंकि अभी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कोविड में एक धरना दिया था, उसको लेकर आज उन्हें जमानत मिली। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि फर्जी मुकदमा दायर किया गया। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी की जो दोहरी नागरिकता वाला मामला जो उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ था, वो भी फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ। और तो और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ भी फर्जी मुकदमा आप लोग दर्ज करवाना चाहते हैं तो करवा दीजिए। तो विपक्षी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि जो आवाज उठाता है, जनता की आवाज को उठाता है, चाहे वो कोविड के दौरान हो, चाहे इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील आई है, तो आप फर्जी मुकदमे करवा रहे हैं। इस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए हर्ष जी, जैसे मैंने कहा, कोविड पे जो मैनेजमेंट थी, इसकी सराहना यूएन ने करी है। और हमने एज ए बिग ब्रदर रोल निभाया है कई कंट्रीज में। हमने वैक्सीन पहुंचाने का काम किया है। और जहां तक मैंने जो अभी फोटो दिखाया, आपको याद होगा, सुरजेवाला जी ने, इन्होंने ऑफिशियली इस चीज को डिनाई करते रहे कि भाई राहुल गांधी जो है चाइनीज काउंटर पार्ट से नहीं मिले। उसके बाद खुद जब फोटो लीक हुई, तब राहुल गांधी ने कहा तो कहा है। और आप बताइए, देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा देते हैं, लेकिन चीन पर सवाल नहीं उठाते। बीजेपी कह रही है कि भैया चीन से बड़ा प्यार है, क्या वो तस्वीरें नहीं देखी? और बिनू मैन साहब तो लाइव ये तस्वीर दिखा भी रहे हैं। तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने ही देश के, उनका अपमान, अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर सवाल, लेकिन चीन की वाहवाही करनी है आपको। विजय कौशिक साहब, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी के रहते विपक्ष का नेता अगर चीन के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी कर रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये CBI, ED और तमाम तरह की हमारी एजेंसियां, रॉ, ये क्या कर रही हैं? मुझे बताइए, किसी और कंट्री में अगर विपक्ष का नेता देश के खिलाफ किसी दूसरी कंट्री जिसके साथ आप समर्थन करते हैं, आप तो कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। आप ही लोग कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। जब सरकार कार्रवाई करती तो आप कहते हैं फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये तय करेगी कोर्ट कि कौन सा फर्जी है, कौन सा नहीं। लेकिन जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जहां राहुल,
अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, जहां राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगा रही है भाजपा कि वो देशद्रोही हैं, वो चाइना के साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मोदी जी ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? या वो विपक्ष के आरोपों से डरते हैं और सही मामलों में कार्रवाई करने से नहीं डरते हैं? तो लानत है ऐसी बीजेपी सरकार को। अगर ऐसी ही निकम्मी सरकार है तो मोदी जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, अगर वो देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए 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 नहीं, बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन दे रहा हूँ। इनको ये समझना चाहिए, देखिए हमारे टाइम पे ना देश डेमोक्रेटिक लेवल पे चल रहा है। इनके जैसा नहीं है, सीबीआई का डायरेक्टर अपने जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनको नहीं बनाया है। एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपने हिसाब से काम करेगी, नहीं सजा देगी। बीजेपी को सजा देना होता है तो बहुत पहले सजा दे देती है उनको। हराज सब इनके मामले, देखो जमानत में बाहर है, इनको समझने की चीज है। राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, दोनों जमानत में बाहर है। बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, देशद्रोही को सजा मिलनी चाहिए। और देखिए, और आय से ज्यादा खर्चा राहुल गांधी का जो इलेक्शन में एफिडेविट में 10 से 11 करोड़ रुपए का आमदनी बताते हैं, पर 22 जो इन्होंने ट्रिप्स लगाए हैं खर्चा 7 करोड़ रुपए है। कौन फंड कर रहा है इनको? जो आमदनी जिसकी 10-11 करोड़ रुपए है वो 7 करोड़ का है, ये तो सामने है ना। तो ये आज अभी ये सीक्रेट ट्रिप है। और हर चीज, एक और चीज, सीआरपीएफ ने, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा, सीआरपीएफ, क्योंकि ये सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं तो सीआरपीएफ ने एलिगेशन लगाया इस बात का कि अनडिस्क्लोज्ड ट्रिप्स में जा रहे हैं। अभी देखा होगा ओमान में उनकी चित्र, इनके तस्वीरें वायरल हुई है। अली साहब, जब ऐसे सिचुएशन आए हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो तस्वीरें हमने देखी हैं कि कैसे सत्ता पक्ष विपक्ष साथ बैठा है। कोविड का दौर हमने देखा है कि किस तरीके से कोविड में बहुत अच्छा मैनेजमेंट भारत में रहा। एक मिनट अली साहब, ठीक है अली साहब, सवाल यह है कि कोविड में जो मैनेजमेंट हुआ उसकी तारीफ दुनिया में हुई, लेकिन जो अभी हम संकट देख रहे हैं उसके लिए जो प्रधानमंत्री ने अपील की है, तो आपको नहीं लगता कि एक सत्ता और विपक्षी पार्टी को एक साथ टेबल पर बैठकर मसले का हल ढूंढना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे चलना चाहिए? मैं दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूं। अली साहब। बिल्कुल हर्ष, देखिए ये निश्चित तौर पर आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि जब हमारे पास कोई ऐसी समस्या आती है जिसका समाधान होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप की जगह उस समस्या के समाधान को ढूंढना चाहिए जिससे हम खतरे से बाहर निकल सके। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर मैंने लोगों से बात की है, उनसे जाना है, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से सोना न खरीदने की सलाह दी गई, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा है कि सोना मत खरीदिए, लेकिन सोने की जो खपत है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल बचाने की उन्होंने बात कही है। तीसरी तरफ एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा जा रहा है कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो फिर इस तरीके का जो मैसेज है वो लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है। और दूसरी पेट्रोल डीजल बचाने के लिए जो आम जनता से अपील की जा रही है, उसमें नेता, वो चाहे पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, वो अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। अगर एक काफिला निकलता है तो उसमें 50 गाड़ी, ठीक है। हाँ, अभी अब हम देख रहे हैं कि नेताओं ने काफिले को भी कम किया। साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय थोड़ा कम है। देखिए जो हमारे काबिल साथी हैं, बड़े एक पक्ष में वो अच्छी बात बताते हैं, फिर कहते हैं भी जब हमारे पास कमी नहीं है तो किस बात की? भाई कमी नहीं है, और पर वर्ल्ड में क्राइसिस है। मैं 10 बार बोल चुका इस बात को। जब वर्ल्ड में क्राइसिस है, पूरे वर्ल्ड में प्राइसेस जो है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एक टाइम पे जब खर्चा जब आता है, जब हमें आगे दिख रहा है कि वर्ल्ड सिचुएशन अनस्टेबल है, तो हम आगे तक को हम बचाकर चलेंगे ना इस चीज को। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, मैंने अमेरिका का एग्जांपल देके चला। अमेरिका के अंदर 20% फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। और ये देखिए, और क्या 2013 में क्या ऐसी आपत्ति थी? ऐसा कोई सिचुएशन था? इसके बावजूद जो है मनमोहन सिंह जी का सदन का डायलॉग मुझे याद आता है, उन्होंने कहा वी हैव टू रिड्यूस आवर एपिटाइट फॉर गोल्ड। तो किस बात के लिए उस टाइम पे करा था? तो कभी ऐसी सिचुएशंस को लेकर अगर किया जाए, आई एम वेरी क्लियरली मेंशनिंग, 2013 में ऐसा वर्ल्ड क्राइसिस नहीं था, इसके बावजूद मनमोहन सिंह जी ने ऐसे कहा। तो आज जब एक सिचुएशन दिख रहा है
एक इसका कब थमेगा पता नहीं है, तो हम पहले ही अपने रिजर्व को बचा के चलेंगे और हमने प्राइसेस को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो इस चीज को सराहना चाहिए ना। मैं आपके पास आ रहा हूँ। अली साहब एक मिनट, ठीक है अली साहब एक मिनट, ठीक है। इसमें भ्रमित होने वाली बात क्या है, ये दुनिया को मालूम है, देश की जनता को मालूम है व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अगर उस टाइम पे बचाकर खर्च करने के लिए कह रहे हैं तो इसमें क्या भ्रमित होंगे बताइए। इससे पहले तरीके से अली साहब ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, कि आपने अपने सवाल के उसने जवाब दिया, और यही एक मैसेज सुनकर देखिए एक मैं बात बता दूं, सुनिए, पिता का रिटायरमेंट से एज आने वाला है जब पता चलता है, या पिताजी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को डामाडोल चल रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन घर में आता है तो परिवार क्या करता है? भाई कमाई रुकी नहीं है, पर क्या करेंगे? अपने कमाई को बचाने का और सेविंग्स को बढ़ाने का काम करते हैं। इट इज अ सिमिलर सिचुएशन। भाई 2013 में ऐसा कुछ भी नहीं था, तब ये ऐसी अपील थी। का जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्योंकि देखिए अभी उत्तर प्रदेश में एक मसला भी चल रहा है, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर 27 तारीख को उस पर फैसला आना है। हालांकि क्या फैसला आएगा ये बात की बात है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो बीजेपी ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि कर्नाटक के बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया था, और बीजेपी अभी कह रही है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, क्योंकि आप एक देश की बात करते हैं लेकिन उस देश की नागरिकता ना लेकर आप दूसरे देश की नागरिकता को लेते हैं। थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 से 3 मिनट बचे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी गिरफ्तारी की मांग राहुल गांधी की कर रही है। देखिए ये सरकार तय करती है कि किसके खिलाफ किस कारण से मुकदमा दर्ज होना है, और दोहरी नागरिकता का मुद्दा पहले भी कई बार उछाला गया, बीजेपी बार बार चुनाव में उपयोग करती रही, लेकिन ये एक ठोस मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं निकला जिसके कारण कि भाई राहुल गांधी जी ने कोई दोहरी नागरिकता ले रखी हो। लेकिन अब तो अगर ऐसा होता, अब मेरी बात तो सुन लीजिए भाई, सरकार से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती। अगर किसी ने 2 पासपोर्ट बनवा रखे हैं, दोहरी नागरिकता ले रखी है, तो सरकार के लिए ये पता करना चुटकियों का खेल है, और इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना सरकार के लिए चुटकियों का खेल है। तो अगर राहुल गांधी जी ने दोहरी नागरिकता ले रखी थी, सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए था, और कानूनन अगर यह जुर्म है तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए इनके प्रवक्ता के पास भी तो 2-2 पहचान पत्र मिले, इनके प्रवक्ता जो इलेक्शन कार्ड को लेकर बात कर रहे थे उनके पास भी तो 2-2 पहचान पत्र मिले इलीगली। और मैं कंपनी का नाम बता दूं, बैकऑफ लिमिटेड उसमें है, उसमें राहुल गांधी जी का नाम, राहुल गांधी जी ने अपने आप को ब्रिटिश, अगर राहुल गांधी देशद्रोही है तो भाजपा जो ड्रामे कर रही है, भाजपा नहीं सजा देती, सजा देने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। राहुल गांधी देशद्रोही है तो आपकी तरह नहीं है ना, आपकी तरह थोड़ी है 84 के दंगे कर दिए हमने, आपकी तरह थोड़ी है। अरे कौशिक साहब आपकी तरह थोड़ी है कांग्रेसी जो 84 के दंगे करकर सिखों के साथ नरसंहार कर दे। बीजेपी ऐसे थोड़ी करती है आपकी तरह, 84 के दंगे करके सिखों का नरसंहार कर दे करती बीजेपी। नहीं, बीजेपी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यहाँ पे कोर्ट है, सीबीआई है, घोटाला कर सकती है, उस पर करते हैं ना, आपकी तरह थोड़ी करते हैं, घोटाला कर सकती है। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। नमामि गंगे के बाद हर चीज, नमामि गंगे के बाद एनवायरमेंटलिस्ट का रिपोर्ट है कि गंगैटिक डॉल्फिन्स हैव रिटर्न टू गंगा, गंगैटिक डॉल्फिन्स हैव रिटर्न टू गंगा, और जो गंगैटिक डॉल्फिन्स जो है वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स होती है। अरे भाई, अरे कौशिक साहब मैं गया हूँ, मैं गढ़गंगा गया हूँ, और प्रत्यक्ष देखा है डॉल्फिन्स को, और जो गंगैटिक डॉल्फिन्स हैं वो पोल्यूटेड वाटर में नहीं आ सकते हैं, वो बड़े सेंसिटिव बीइंग्स हैं। और आपने गंगा एक्शन प्लान चलाया, उस पर क्या किया आपने? हरजी बड़ी हाथ की बात है, 120 साल पुराना, कौशिक भाई सुन लो, 120 साल पुराना नाला कानपुर में 120 पुराना नाला नमामि गंगे के बाद बंद हुआ। आपने ऐसे गंगे प्लान में क्या किया? पैसे लूट के खाने के अलावा क्या किया बता दो। 120 साल पुराना, 120 साल पुराना नाला कानपुर में नमामि गंगे के बाद बंद हुआ। आप मुझे बताइए ना, गंगा एक्शन प्लान के नाम पे आपने पैसे खा लिए और क्या किया? फिलहाल मेरे पास समय इतना ही था। बिनोद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कौशिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े और चर्चा की। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसे ही अपील आई, इस पर सियासत लगातार जारी है और कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन आप अपील को समझिएगा, आगे आने वाले समय में सरकार ये कह रही है कि हम जनता के हित में ही फैसले लेंगे। फिलहाल ऐसा होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन बात पते की हम जरूर करेंगे। आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।